हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मैं हूं आपके कॉन्सेप्ट्स वाले भैया। पिछले वीडियोस में हम लोग ना रेलॉन्स नंबर किए थे, तो फिज़िक्स का तो हम कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन हम सोचे बीच बीच में बायोलॉजी का भी डाल दें। और वीडियोस ना रेगुलरली आएगा। थोड़ा बिजी है अभी खुद के पढ़ाई से ना, इसीलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है, लेकिन आई विल ट्राई टू डू इट रेगुलरली। ओके, आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन का ट्रिक्स करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना याद करने में बहुत दिक्कत होता है, क्वेश्चन इससे आता ही आता है। मुझे भी बहुत दिक्कत हुआ था, लेकिन ट्रिक्स बनाए थे, तो एक महीने में मुश्किल से एक बार रिवाइज करेंगे ना, तो आपका ये अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सारा लाइंस ना एनसीईआरटी का है इसमें। तो अगर आपको कोई भी लाइन ऐसा दिखे जो आप नहीं जानते हो, तो आप समझ लेना कि एनसीईआरटी आपने बारीकी से नहीं पढ़ा है। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं। अब देख, एसेंशियल एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन 4 कैटेगरीज। सबसे पहले उसको 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या है? कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस आर स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द सेल। कौन सा ऐसा है जो बायोमोलिक्यूल्स में भी और स्ट्रक्चर एलिमेंट्स ऑफ द सेल में भी यूज होता है? वो एलिमेंट्स दोनों। तो सबसे पहली बात, CHON, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 4 एलिमेंट है जो कि कंपोनेंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स भी है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो भी स्ट्रक्चर बना है, कुछ भी बना है, उसको बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। और स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ द सेल मतलब सेल होता है, सेल में होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी होता है। तो वो किस चीज़ से बना है? दोनों में कौन सा चीज़ पाया जाता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसको याद कर सकते हैं कौन से? क्या? कौन? CHON। ठीक है, ये हो गया। आगे बहुत अच्छा अच्छा ट्रिक आएगा। इसका तो भाई सिंपल है, तो इसका क्या ट्रिक बना है? कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी सेकंड है। कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स, मतलब एनर्जी से रिलेटेड कौन कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग ये जानते हैं यार, एटीपी पढ़े हैं। एटीपी मतलब क्या? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ट्राइफॉस्फेट में क्या आता है? फॉस्फेट आता है। तो फॉस्फोरस इन एटीपी, ये तो कंफर्म हो गया। और मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, हम लोग को पता है मैग्नीशियम ना सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरोफिल होता है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, एन से सराउंडेड होता है। तो मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी एक तरह की क्या एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो उसी को बोलते हैं मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल, इसलिए एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड है। मैग्नीशियम का तो आगे बहुत यूज आएगा भाई, हर चीज़ में मैग्नीशियम, ऐसा समझो। थर्ड है इसेंशियल एलिमेंट्स दैट एक्टिवेट्स इंजाइम्स। अब इंजाइम एक्टिवेटर की तरह कौन कौन काम करता है? तो 2 है इसमें। क्या? एक है मैग्नीशियम, एक है जिंक। अब मैग्नीशियम देखो, तुम अगर ये ग्लाइकोलाइसिस वाला पार्ट पढ़े हो तो बहुत में मैग्नीशियम मैग्नीशियम बहुत सारे स्टेप में यूज किया गया है। तो वो क्या यूज होता है? एक्टिवेटर ऑफ बोथ रिब्यूस्को एंड पेप्केज। अब एक चीज हम तुमको दिखाते हैं इसमें, जैसे देखना, ये लिखा हुआ है लाइन, अच्छे से पढ़ना। The primary CO2 acceptor is a 3-carbon molecule phosphoenol pyruvate (PEP) and is present in mesophyll cell. The enzyme responsible for this fixation is PEP कार्बोक्सिलेज और पेपकेज। तो PEP कार्बोक्सिलेज को क्या बोलते हैं? पेपकेज बोलते हैं। तो इसको एक्टिवेट कौन करता है? इस एंजाइम को मैग्नीशियम करता है। ठीक है, रिब्यूस्को को भी करता है, इसको भी करता है। रिब्यूस्को का तो बहुत सारा फंक्शन जानते हैं, CO2 के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी मिक्स करता है, बहुत सारा फंक्शन है इसका। और पेपकेज के साथ जिंक, अल्कोहल डिहाइड्रोनेस। अब देख, अल्कोहल डिहाइड्रोनेस के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन एलन के टेस्ट पेपर में बहुत बार पूछा है। एक्चुअली NAD से NADH बनता है, ये आपको पता है। तो NAD से NADH बनता है, तो इसको जो बनाता है ना, बनाने में हेल्प करता है, वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होता है। क्या होता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट कौन करता है कि ये इसको एज अ कैटलिस्ट काम करे? वो होता है जिंक। तो समझ रहे हो ना, जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को एक्टिवेट करता है और ये इनडायरेक्टली NAD पे ऐड करता है और NADH बनाता है। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पूछना चाहेंगे तुम लोग से, NADH किस में बनता है? लाइट रिएक्शन में या रेस्पिरेशन वाले पार्ट में, एंड प्रोडक्ट में? अगर आपका NADH है कि फोटोसिंथेसिस में बनता है, तो आप गलत हैं। आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना। NADPH जो है लाइट रिएक्शन में बनता है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। ये बहुत बार एलन क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार बच्चे लोग गलत करते हैं। NADPH जो है ना, वो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में है, याद रखना। और वो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। NADH नहीं, NADH रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, वो एज ए एंड प्रोडक्ट ये सब में काम आता है। ठीक है, ये है। अब फोर्थ है, 3 तो बता दिए, अब फोर्थ है, देखना।
फोर्थ है सम इसेंशियल एलिमेंट्स दैट कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल। अब ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ द सेल, भाई तुम एक एक चीज़ याद रखो, एलन में एक डायग्राम दिया हुआ है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, एलन के मॉड्यूल में दिया हुआ, इवन आकाश वाले में मिल जाएगा, लेकिन हम एलन का देखे हैं। ये देखना, ये देख रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन थ्योरी। ये क्या है, पोटेशियम मैलेट, मतलब पोटेशियम, ये जो है ना ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल में हेल्प करता है। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए वहाँ लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल कौन हेल्प करता है। ये डायग्राम अगर समझाना है ना, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं समझा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये तो पोटेशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। याद रखना, पोटेशियम हाइड्रोजन आयन थ्योरी में ये और ये सबसे बेस्ट थ्योरी है पोटेशियम को दिखाने के लिए, ठीक है। अब आते हैं डिजीजेज पे, डिजीजेज एंड इज डिफिशिएंसी सिम्टम्स। अब भाई डिजीजेज कौन सा है, डिफिशिएंसी सिस्टम कौन सा है, तो पहले डिफिशिएंसी सिस्टम सिम्टम्स का बात करते हैं। अब भाई, अब ये मान लिया जाए पेड़ है, ठीक है, ये पत्ते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये भाई ऊपर वाला पत्ता हमेशा पता है हम लोग को कि नियर बाई टाइम में ये प्रोड्यूस हुआ है, मतलब कि जैसे जैसे ये नीचे जाते जाते हैं हम लोग तो पत्ता ओल्डर होते जाता है कि नहीं। तो अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज, फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यूज मतलब क्या, जो भी सिम्टम्स हम लोग को ओल्डर टिश्यूज में फर्स्ट दिखे, ओल्डर टिश्यूज मतलब कि जो पहले प्रोड्यूस हो चुका है, वो सिम्टम्स किसकी वजह से हो सकता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर की वजह से हो सकता है। अब भाई याद रखो क्यों होता है ये। अब देखना, ऊपर वाले को प्रोड्यूस होने के लिए, यंगर लीव्स को प्रोड्यूस होने के लिए, यंगर फ्रूट्स को प्रोड्यूस होने के लिए ये सब एलिमेंट चाहिए। अब ये एलिमेंट ना ट्रांसफ़र हो जाता है यंगर में, जैसे कि माता पिता क्या करते हैं, अपना जायदाद बच्चे को दे देते हैं ना, उसी तरीके से ये भी है, अपना जो मिनरल्स है वो सब यंगर को दे देते हैं। तो क्या होता है, इनके पास डिफिशियंसी हो जाता है, तो इनमें डिफिशियंसी दिखता है। अब ये गया, अब मान लीजिए नाइट्रोजन गया यंगर के पास, तो भाई नाइट्रोजन मतलब मूव कर रहा है, इसीलिए उसको मोबाइल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। जो भी अपीयर फर्स्ट इन ओल्डर टिश्यू होगा, जो भी इनमें से, वो मोबाइल एलिमेंट्स में आता है, ठीक है। और अपीयर फर्स्ट इन यंगर टिश्यू मतलब कि भाई मान लीजिए कैल्शियम यहाँ है, कैल्शियम जा ही नहीं रहा है ऊपर, कैल्शियम नहीं जाना चाहता, तो भाई यहाँ कैल्शियम नहीं रहेगा, इसके पास कैल्शियम कहाँ से आ जाएगा। अगर नीचे से एब्जॉर्ब भी हुआ तो वो डायरेक्ट इसको मिलेगा, इसको तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो इमोबाइल है, वो जाना ही नहीं चाहता, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसीलिए सिम्टम्स यंगर में ज़्यादा दिखता है कैल्शियम का, और बाकी सबका इसमें दिखता है ये ओल्डर में। तो इसका देखना याद ट्रिक, नेहा, पुष्पा, कविता, मांगी, सल्फर, NPKMGS, नेहा, पुष्पा, कविता, मांगी, सल्फर। ये ट्रिक है, याद रखना। ये भाई बहुत आगे ना, आगे जो ट्रिक बताएंगे उसमें बहुत यूज आएगा, तो इसको याद रखना। और पीयर फर्स्ट इन यंगर टिश्यू में कौन, कैल्शियम, कैल्शियम ही एक है जो इमोबाइल एलिमेंट्स भी होता है, और यंगर में सबसे पहले मिलता है, और ओल्डर में NPKMGS, ठीक है। अब चलो, अरे यार वीडियोस में अगर पॉज मिले ना, थोड़ा जर्क भी मिले तो समझ जाना कि यार कुछ प्रॉब्लम हुआ था, वीडियो ना बार बार रुक जाता है, ध्यान नहीं रहता है क्या हुआ था। अभी आई एम ऑल्सो न्यू टू यूट्यूब नो, सो आई डोंट नो मच। चलिए शुरू करते हैं डिजीजेज पे। अब डिजीजेज, भाई डिजीजेज में 4 तरह का डिजीजेज है जो कि हम लोग प्लांट में देख सकते हैं, जो कि मेनली हम लोग पढ़ते हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। पहला है क्लोरोसिस। अब ये क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है, पहली बात, आप अगर कोशिश करेंगे, हम इमेज डाल देंगे बीच में, इमेज क्लोरोसिस का। क्लोरोसिस में क्या होता है ना, जो लीव्स होता है ना, लीव्स तो हम लोग जानते हैं ग्रीन कलर होता है, लेकिन कहीं कहीं ना येलोइंग हो जाता है, ये येलोइश टाइप हो जाता है। पूरा जरूरी नहीं कि पूरा लीफी हो जाएगा, लेकिन अगर कुछ पार्ट भी अगर येलो येलो दिख रहा है ना, समझना कि वहाँ उस पोर्शन का क्लोरोफिल ना डेड कर चुका है। तो क्लोरोफिल का लॉस अगर होता है, मतलब लॉस इन द सेंस कि अगर क्लोरोफिल जो है वो काम नहीं करे, या उसका पिगमेंटेशन खत्म हो जाए, मतलब डेथ ऑफ द क्लोरोफिल, तो लॉस ऑफ द क्लोरोफिल लीडिंग टू येलोइंग ऑफ लिप्स। तो भाई क्लोरोफिल के कारण ही ग्रीन होता है वो। अब वो अगर नहीं रहेगा तो ऑफकोर्स येलोइश आएगा, फिर फिकोसैंथिन ये सब काम करता है, इसीलिए लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा तो येलोइंग ऑफ लिप्स होगा, वो क्लोरोसिस बोलते हैं उसको। अब इसका भाई बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान देना। नेहा, कविता, मांगी, सल्फर, आयरन का बीच में नहीं है, का, मन, जरा, मोहा। मोहा हम लोग जानते हैं, मतलब हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली ना बोलने समय कि प्यार ये सब मोह माया है, पढ़ लो बेटा, मौका है,
तो वही है। अभी देख पीछे हम लोग पढ़ाए थे डिफिशियंसी सिम्टम्स में, मोबाइल एलिमेंट्स में नेहा, पुष्पा, कविता, मांगी, सल्फर। इसमें पुष्पा भी थी बीच में, नेहा, पुष्पा, कविता, मांगी, सल्फर। लेकिन इसमें देखो क्लोरोसिस में क्या है, नेहा, कविता, मांगी, सल्फर, आयरन का मन जरा मोहा। अब आयरन का मन जरा मोहा क्यों मोहा, क्योंकि यहाँ पुष्पा नहीं थी। पुष्पा क्या थी, नहीं थी, एब्सेंट थी। तो भाई नेहा, कविता तो सल्फर मांगी, लेकिन यार पुष्पा नहीं थी तो आयरन को थोड़ा खराब लगा, तो आयरन का मन जरा मोहा, ऐसे याद कर सकते हैं। तो नेहा, कविता, मांगी, सल्फर, आयरन का मन, मन को ऐसे लिख सकते हैं मन जरा मोहा। ठीक है, ये क्लोरोसिस हुआ। अब नेक्रोसिस का बात करते हैं। नेक्रोसिस क्या है, कभी भी आप लीफ देखेंगे ना तो येलोइंग ऑफ लीव्स तो बता दिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है क्वेश्चन में ना एकदम ब्लैक ब्लैक एकदम ये होल हो जाता है और ब्लैक ब्लैक चारों तरफ होता है, उसको बोलते हैं डेथ ऑफ टिश्यू। क्या बोलते हैं, डेथ ऑफ टिश्यू। और वो टिश्यू का डेथ ही बोलते हैं उसको नेक्रोसिस। अब मेनली लिफ टिश्यू में होता है, मतलब होता तो सब जगह है, स्टेम में भी होता है, लेकिन मेनली लिफ टिश्यू में होता है। ठीक है, अब इसका एक ट्रिक क्या है, का कू का मग। क्या, का कू का मग, डायरेक्ट याद कर लेना, कैल्शियम, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब देख भाई ये ना बहुत मजेदार ट्रिक बनाया, मतलब बहुत कोशिश की है फिर बना कि कैसे बना कैसे बना। अब याद रखना, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए बात करते हैं। भाई इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा बात है, इनहिबिशन का मतलब टू प्रिवेंट, मतलब क्या बोलते हैं, राम ट्राइड टू इनहिबिट द रैली, मतलब क्या, प्रिवेंट द रैली, मतलब उसको रोका, रुकावट पैदा करने को बोलते हैं इनहिबिशन। अब याद रखना, अब भाई एक बात बता, अगर तुम्हारे पास एक गर्लफ्रेंड है और वो अगर तुमको बोलती है कि चलो घूमने मेरे साथ, तो तुम जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम निकाल के अपना आराम से जाओगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास दो गर्लफ्रेंड है, एक बोलती है घूमने जाने के लिए, दूसरा भी बोलती है घूमने जाने के लिए, तो तुम भाई ये तो कंफर्म है कि किसी एक ही के साथ जा पाओगे, दोनों के साथ तो जाओगे नहीं। तो किसी एक के पास जाओगे तो एक के पास तो नहीं जा पाओगे, तो मतलब दूसरे के साथ घूमने में रुकावट कौन आ रही है, ये दूसरी गर्लफ्रेंड या पहली गर्लफ्रेंड। तो रुकावट को बोलते हैं इनहिबिशन। अब भाई इनहिबिशन रुकावट कब आएगा, जब आप दो गर्लफ्रेंड रखेंगे। तो नेहा और कविता से मोहब्बत, मतलब कि दो गर्लफ्रेंड से अगर आप मोहब्बत करेंगे तो आपको इनहिबिशन रुकावट आएगा आपके ज़िंदगी में, बहुत अच्छे तरीके का से आएगा, आप बहुत लोग वाकिफ भी होंगे। नेहा, कविता से मोहब्बत, भाई ये ट्रिक ना बनाया ताकि याद रहे। तो दो गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत करेंगे तो इनहिबिशन आएगा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देख डिले, भाई अगर एक गर्लफ्रेंड है आपकी, एक ही गर्लफ्रेंड है और वो बोली चलो मेरे साथ घूमने, तो तुम आराम से जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। भले ही हो सकता है कि आप कहीं काम में फंसे हो तो थोड़ा लेट जाएंगे, वो डिले हो सकता है, लेकिन इनहिबिट नहीं होगा, आप घूमने जाओगे लेकिन थोड़ा लेट जाओगे। तो नेहा से मोहब्बत मतलब किसी एक पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड से आप मोहब्बत कर रहे हैं तो डिले हो सकता है, इनहिबिट नहीं होगा। लेकिन दो गर्लफ्रेंड से मोहब्बत करेंगे तो क्या होगा, इनहिबिट हो जाएगा, रुकावट आ जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हो। और एक गर्लफ्रेंड में कौन है, नेहा, और दो गर्लफ्रेंड क्या है, नेहा, कविता। पुष्पा बस एक ही में थी, आपको याद रहना चाहिए, पुष्पा बस इसमें थी, मोबाइल एलिमेंट्स में, जो कि इसमें आता है, ये मोबाइल एलिमेंट्स में थी पुष्पा, और बाकी पुष्पा किसी में नहीं है। नेहा, कविता है, नेहा, कविता और अकेले नेहा है। अब ये डिजीज खत्म हो गया। अब सम अदर एलिमेंट्स का बात करते हैं, जो एनसीईआरटी में मेंशन था वो हम लिख चुके हैं, सब अदर एलिमेंट्स जो की जरूरत है। अब क्रिटिकल एलिमेंट्स, क्रिटिकल एलिमेंट्स मतलब क्या होता है भाई, क्रिटिकल एलिमेंट्स का मतलब याद रखना कि रिक्वायर्ड इन हाई डोजेस, रिक्वायर्ड इन हाई डोजेस, और मेनली शॉर्टेज ऑफ दीज एलिमेंट्स अकर इन सॉइल। मतलब क्या है भाई, हाई डोजेज में चाहिए तो सॉइल से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस ही जा रहा है। तो भाई इसमें सॉइल में जो डिफिशियंसी ज़्यादा पाया जाता है वो इन्हीं तीनों एलिमेंट का पाया जाता है। इसीलिए क्या होता है ना, फार्मर्स जो है ना, फार्मर्स जब फर्टिलाइज़र डालते हैं तो फर्टिलाइज़र में मेन कॉम्पोनेंट्स यही सब होता है। फर्टिलाइजर का मेन कॉम्पोनेंट्स क्या होता है, यही सब। और क्रिटिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाई डोजेज में चाहिए, और मेनली शॉर्टेज ऑफ दीज एलिमेंट्स ओनली अकर इन सॉइल, याद रखना है। और फ्रेमवर्क एलिमेंट्स मतलब क्या, दूसरा फ्रेमवर्क एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क मतलब जो एलिमेंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को बनाने में रिक्वायर्ड होता है, उसको फ्रेमवर्क एलिमेंट्स बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही होता है, C6H12O6, वो भी क्या है, ग्लूकोज है, वो भी एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को बनाने में जो भी एलिमेंट्स का जरूरत होता है उसको फ्रेमवर्क एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट पे आ जाता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है भाई, ये बता दो।
भाई ये सेल है, सेल का अंदर जो होता है साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल प्लस जो भी कुछ है, और ये सेल मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हटा के, मतलब लीविंग सेल मेम्ब्रेन, लीविंग सेल मेम्ब्रेन जितना कुछ भी सेल के अंदर, उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म को बनाने में जो कि जिसका जरूरत होता है वो कौन है, CHONPS। मतलब कौन तो हम लोग पढ़े थे यहीं पे, कौन हम लोग क्या पढ़े थे, याद करो, कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड हेंस आर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल में ये क्या है, CHON। लेकिन ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट बस, मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि बनाने में किसका जरूरत होता है, स्ट्रक्चर कौन देता है, बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स कौन कौन होता है, तो कौन था। अब इसमें कौन तो है ये, प्लस पोटेशियम और सल्फर भी है जो कि प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट में काम करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका तो फ्रेमवर्क का CHO, और इसमें प्रोटोप्लाज्म में CHONPS। तो यही ट्रिक था भाई, ऐसा ऐसा ट्रिक बहुत आते रहेगा। आप ना, अगर आपको किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। और वीडियो रेगुलरली आएगा। थोड़ा हम प्रॉब्लम में थे अभी, आप जानते हो कोरोना ये सब चल रहा है, तो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उसके कारण थोड़ा लेट आया, ठीक है। थैंक यू एंड कीप स्टडी।